Hello friends, I welcome you all to the part 4 of this analysis. CDS 1 2019 का जो पेपर हुआ था इसको हम एनालाइज कर रहे हैं एंड इसमें हम 40th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 40th क्वेश्चन पे इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें जॉन मेयार्ड केन्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो उन्होंने बताया था उस पर एक सवाल पूछा हुआ है। ओके, तो जॉन कीन्स जो हैं ये इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पे बहुत कुछ इन्होंने अपनी थीसिस वगैरह तैयार किए हैं, इसलिए दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया में एक तो एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है इसलिए, और दूसरा बिकॉज इन्होंने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है, उनके ग्राफ्स वगैरह हैं, कुछ थ्योरीज हैं। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में जॉन केन्स ने क्या कहा है कि एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई या इफेक्टिव डिमांड, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो गाइज जो जॉन केन्स हैं इनके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव डिमांड पे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। सो गाइज एडम स्मिथ जो हैं, एडम स्मिथ इकोनॉमी के बहुत ही बड़े और इम्पॉर्टेंट स्कॉलर माने जाते हैं, इसलिए इनका भी अगर आप इकोनॉमिक्स देख रहे हो तो इकोनॉमिक्स के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स का, इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पायनियर्स जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी थ्योरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद जब हम किसी और सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने क्या कहा है, कौन सी थ्योरी दी है, कौन सा पोस्टुलेट दिया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में हम देख रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो अब इन्होंने एडम स्मिथ के बारे में पूछ लिया, पहले इन्होंने कीन्स के बारे में पूछा था, तो ये सारे जो स्कॉलर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। अब जो एडम स्मिथ हैं इन्होंने कुछ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए थे, तो उन कैनन्स में कौन सा कैनन यहाँ पे गिवन, कौन सा ऐसा है जो एडम स्मिथ ने नहीं दिया था, विच इज़ रॉन्ग। ओके, तो एडम स्मिथ ने जो कैनन्स दिए थे वो थे कैनन्स ऑफ इक्वलिटी, कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी, और कैनन्स ऑफ ईज या फिर कन्वीनियंस, और कैनन्स ऑफ इक्विटी एक्चुअली उन्होंने बोला था, लेकिन इक्वलिटी और इक्विटी हम कुछ मैटर्स पे इक्वलिटी और इक्विटी को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ओके, उस हिसाब से देखें तो ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट होता है। अगर हम ये देखें कि इक्विटी और इक्वलिटी तो नहीं, बहुत ही अगर हम नुआंस्ड और बारीकी से देखें तो ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी कैनन ऑफ इक्वालिटी हम एक टाइम के लिए मान सकते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे इक्वालिटी मतलब ही इक्विटी होता है। ओके, जहाँ पे हर व्यक्ति इक्वल है, वहाँ पे अगर आप इक्वली भी ट्रीट करोगे सबको तो मतलब कि आप इक्विटी से बिहेव कर रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ पे पहले से ही इनइक्वालिटी है वहाँ पे आप सबको इक्वली ट्रीट करने लगे, उसका मतलब ये है कि जो लो पे है उसको भी आप सेम तरीके से ही बिहेव कर रहे हो। ओके, और जो हाईएस्ट है उसको भी आप सेम तरीके से बिहेव कर रहे हो। जहाँ पे इक्विटी की प्रॉब्लम आती है वहाँ पे इक्विटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी और इक्विटी आर इंटरचेंजेबल। और उसके बाद है कैनन ऑफ सर्टेनिटी विच इज़ डेफिनेटली करेक्ट। उसके बाद है कैनन ऑफ कन्वीनियंस या फिर ईज विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। कैनन ऑफ फिजिकल एडिक्वेसी इज़ नॉट दी टैक्सेशन कैनन जो कि एडवोकेट किया था एडम स्मिथ ने। ओके, इसके अलावा भी कुछ कैनन्स हैं लेकिन उनमें भी फिजिकल एडिक्वेसी नहीं आ रहा है, हेंस डी इज़ द आंसर। उसके बाद है which of the following Arab scientist, which Arab scientist could be given the credit of Christianizing the mathematical discipline of algorithm। तो जब हम NCERT देखते हैं मैथमेटिक्स की, ओके, क्लास 10th की या फिर 11th की, इन दोनों में से ही कोई बुक है, उनमें वहाँ पे उन्होंने एक अरब साइंटिस्ट का नाम लिया है और ये बोला है कि इन्होंने पहले शुरुआत करी थी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की, जो इवन जियोमेट्री में कभी कभी जो पुराने नाम लिए जाते हैं अरब साइंटिस्ट के कि इन्होंने शुरुआत करी थी इस कंसेप्ट की। तो उसी तरीके से एल्गोरिदम्स की शुरुआत किस अरब साइंटिस्ट ने करी थी? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है अल ख्वारिज़मी। ओके, तो इसको लैटिन में अल एल्गोरिदमी कहा जाता था इनको, क्योंकि वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो जो लैटिन में जब इस चीज़ को लाया गया, इस कंसेप्ट को लाया गया, तो वो लोग, इनके जो राइटर हैं उनका नाम इन्होंने लिया अल एल्गोरिदमी। तो एक्चुअली जो ए ऑप्शन है यही यहाँ पे करेक्ट है, इनको ही माना जाता है अलजेब्रा का फादर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है एक बहुत ही ऐसी चीज़ जो कि हम अपने जो इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें नहीं देखते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है अमेरिका में एक एक्ट पास किया गया था उसके बारे में।
सो गाइज वैसे तो ज़्यादातर इंटरनेशनल वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इतनी पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी इसमें एक क्वेश्चन आया है। सो उसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री लोगे और उससे शुरुआत कर दोगे उसको पढ़ने की, क्योंकि इसमें कभी कभार एक दो क्वेश्चन इधर उधर आ जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट हमेशा से हिस्ट्री रही है, और मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ इंडिया की पॉलिटी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यही चीज़ें हमेशा से इंपॉर्टेंट हैं और आगे भी हम देखेंगे कि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, सो क्योंकि हम एग्ज़ाम हम इंडिया के जॉब्स के लिए दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए दे रहे हैं, तो वहाँ पे पॉलिटी और हिस्ट्री इंडिया की ज़रूर पूछी जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना इधर उधर के, ये कभी कभी आते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये जो है अब जो है क्वेश्चंस जो हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछने लगे हैं, या फिर कोई अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़रूर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा इवेंट था, उसने सारी दुनिया को प्रभावित किया था। और अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है उसने भी बहुत तरीके से इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को इन्फ्लुएंस किया था। और लेकिन फिर भी हम इतने नुआंसेस और बारीकी में तो हर एक चीज़ को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो भी बड़ा है और अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, और इवन जनरल स्टडीज़ में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सो आई टोटली अंडरस्टैंड, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को ऊपर ऊपर से देख सकते हो। सो इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द कंसास नेब्रास्का एक्ट ऑफ 54। सो सबसे पहला ऑप्शन, द मिसूरी compromise was repealed and the people of Kansas and Nebraska were allowed to determine whether they would own slaves or not. B option है कि the act did not permit the territories the right to vote over the question of slavery. The voice of majority is in regard to the issue of slavery was muzzled. The federal government had sole authority to decide on slavery. So guys, ये जो act था, कंसास नेब्रास्का एक्ट ऑफ 1854, इसमें यही डिसाइड करने को कहा गया था, पीपल जो लोग थे उनको ये चूज़ करना था कि क्या वो स्लेवरी जो है उसको कंटिन्यू करेंगे या फिर अब स्लेवरी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे यूएसए में। यूएसए की ये दो एरियाज़ हैं, ये दो रीजन्स हैं, कंसास एक जगह का नाम है, नेब्रास्का एक जगह का नाम है। यहाँ पे स्लेवरी होगी या नहीं होगी, अब लोग स्लेव्स रखेंगे या नहीं रखेंगे, इस चीज़ पे डिसाइड करने का हक लोगों को दे दिया गया था। यही है हमारा कंसास नेब्रास्का एक्ट। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। सो गाइज देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें आई हैव डाउट, तो फिर दीज क्वेश्चंस विल टेक इन अ सेपरेट वीडियो। वो वीडियो में लास्ट में ज़रूर डाल दूंगी जिसमें कोई करेक्शन होगा और जिसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो हमने अभी तक नहीं किए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस। पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं, आपने सुना होगा। तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो चलाए जाते हैं, ओके, कहीं पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है, तो वहाँ पे जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाए जाते हैं उनका एम क्या होता है? ओके, ज़्यादातर उसका एक ही पर्टिकुलर सोल एम माना जाता है कि पीस को लाना, यानी कि शांति बहाल करना। लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं आजकल, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। सो सबसे पहले तो स्टेबलाइजेशन, क्योंकि बहुत अनस्टेबल हो गया है पूरा माहौल, तो उसको स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है पीस कंसोलिडेशन, यानी कि जो भी वहाँ पे वॉर वगैरह हो रही है उसे ख़त्म करना, उसे एक हॉल्ट पे लाना। नेक्स्ट चीज़ है टू एक्सटेंड द सपोर्ट टू द लूजिंग स्टेट इन अ वॉर। सो गाइज ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी ब्लर है, सो इसका जो आंसर है, आई वुड से इसका आंसर है 1 and 2। सो डी इज़ द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे इसमें पूछा गया है द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पे उन्होंने चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज़ के नाम लिए हैं। सो अगर आप इसको गूगल करोगे आप देखोगे कि एक मैप आएगा आपके सामने और उसमें उसके नीचे ये भी लिखा रहेगा कि जो साउथ चाइना सी वाला डिस्प्यूट है उसमें फॉलोइंग कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड। ओके, तो दिक्कत ये है कि ये सारी ही कंट्रीज़ जो हैं ये साउथ चाइना सी के आसपास ही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इसमें कौन सा है और कौन सा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मैप देखो तो आप समझोगे कि चाइना तो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व है ही, क्योंकि चाइना इज़ द बिगेस्ट स्टेट, तो सबसे बड़ी कोस्ट भी वहीं पे टच हो रही है, चाइना की ही टच हो रही है उसकी कोस्ट। और फिर उसके बाद है वियतनाम भी देखोगे मैप में तो काफ़ी क्लोज है साउथ चाइना सी के साथ, और मलेशिया भी। लेकिन इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया का सिर्फ एक ही पार्ट है जो साउथ चाइना सी के अंदर हमें दिख रहा है। सो इसलिए हम, बिकॉज इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है
जहाँ पे 1 2 3 4 सारे ही ऑप्शन करेक्ट हों, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम मैप को देखें तो मैप में तो ये चारों ही, और इवन गूगल पे ये चारों ही कंट्रीज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा साउथ चाइना सी के आसपास दिखाए गए हैं, और इवन लिखा भी हुआ है कि ये सारे कंट्रीज़ इसमें आ रहे हैं। और भी कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस वगैरह। सो गाइज इसका आंसर है 1 2 एंड 3, और मेरे हिसाब से इंडोनेशिया भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसा नहीं दिया है जिसमें इंडोनेशिया को भी हम इंक्लूड कर पाएँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत सी एनसीईआरटीज़ में आता रहता है, सो इट इज़ नॉट अ करंट अफेयर और समथिंग, ओके। तो ये एनसीईआरटीज़ में भी है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये आपको आराम से मिल जाएगा, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। सो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एनालिसिस किया था, ट्रेंड एनालिसिस की, पहले कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से आ रहे थे, अब कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, और 2018 का सीडीएस जो है, सीडीएस 2, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो उसका पैटर्न जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, और वहीं से आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो कम हो रही है ना बढ़ रही है, सेम 20 क्वेश्चन, ओके, 19-20 ऐसे क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लो, क्योंकि वो बहुत आसान भाषा में लिखी होती है, बहुत ईजी होती है, तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लो तो आपके ये वाले जो क्वेश्चन थे ये बन जाएंगे। इवन ये क्योटो प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन आपसे हो जाता, ओके। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनी हुई है। इसमें अलग अलग कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, एंड ग्रीन हाउस गैस को रोकने की, उसको प्रिवेंट करने की, उसकी एमिशन को, उस पर डिस्कशन होता है। उसके बाद है बीजिंग डिक्लेरेशन। बीजिंग डिक्लेरेशन जो है ये किस इशू पे कंसर्न्ड है? सो गाइज बीजिंग डिक्लेरेशन, आप इस चीज़ को गूगल करना एंड यू विल फाइंड बीजिंग डिक्लेरेशन जो है उसमें विमेन के राइट्स के बारे में पूरा अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है, और विमेन के राइट्स को गारंटी करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से फॉर्मल लैंग्वेज में एक डिक्लेयर किया है, ओके। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ डिक्लेरेशन। हेंस बीजिंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ राइट्स ऑफ विमेन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50A में गुजराल डॉटराइन के बारे में आपसे पूछा गया है। गुजराल डॉटराइन को भी आप अगर गूगल करोगे यू विल फाइंड कि यहाँ पे इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे रिलेशन होंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी, ये चीज़ डिसाइड करी गई है। और इसको भी जब आप देखोगे बहुत ही अच्छी भाषा में गुजराल डॉटराइन जो है वो लिखी गई है कि इंडिया जो है, बिकॉज हम एक बड़े कंट्री हैं और हम साउथ एशिया में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन, बिल्कुल मिडिल में आते हैं, और साथ ही हमारा जो बिजनेस के हिसाब से हमारी जो पोजीशन है मैप पे काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर हमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे से और सोच समझ के पेश आना चाहिए, बिकॉज अगर हम उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे तो शायद हमारा ये जो बिज़नेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ओवरऑल उस पर फ़र्क पड़ सकता है, ओके। क्योंकि आज भी जो सी से ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है। देयरफॉर स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया की, और वी नीड टू हैव गुड रिलेशन विद आवर नेबर्स, और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे गुजराल डॉटराइन में। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये टफ हो सकता था, लेकिन ये काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत आसान दिए हैं, ओके। पहला ऑप्शन दिया है कि बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर। उसके बाद दिया है इनिशिएट अ डायलॉग विद द इंसर्जेंट ग्रुप इन इंडिया, मतलब इंडिया में ही कोई ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही वॉयलेंट तरीके से अपनी मांगों को पेश करते हैं, तो उनके साथ डायलॉग करना, या फिर नक्सल डोमिनेटेड एरिया जो है वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी करना, और फिर लास्ट में दे दिया फूड सिक्योरिटी। तो ये सारे ही बहुत ही इधर उधर के आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। इससे क्या हो गया है, आपका आंसर जो है उसको टिक करना बहुत आसान हो गया है, बिकॉज इसमें अब कोई ऐसा नहीं है कि दीज ऑप्शंस आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर ए इज द आंसर। इसमें हमें कोई डाउट भी नहीं रह पाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज the question is, which of the following state in India is not covered by the flood forecasting stations set up by the Central Water Commission? So guys, इसका correct answer है हिमाचल प्रदेश।
ये भी बहुत ही आई वुड से दिस क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी इजी, लेकिन फिर भी पिछले जो पेपर था, पिछले पेपर में भी फ्लड कंट्रोल के बारे में एक क्वेश्चन आया था। सो वहाँ से अगर आप थोड़ा सा हिंट लेते तो मे बी आपसे ये क्वेश्चन हो जाता। हिमाचल इज़ द आंसर, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत डिटेल ओरिएंटेड था, और आपको अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर टिक मार्क करना था तो आपको सारे स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए थे, विच इज़ अगेन वेरी टफ। सो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है, और जिसका नाम है ओके, सो द क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ कार्टाजेना विच इज़ फेमस फॉर द प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएँ। ओके, तो जब हम एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं तो उसमें बहुत सी ट्रीटीज़, एग्रीमेंट, ओके, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। हैंस जो प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जो साइन किया गया था वो कार्टाजेना में साइन किया गया था, एंड कार्टाजेना है कोलंबिया में। सो कोलंबिया इज द आंसर, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट एज पर द सेंसस 2011। सो गाइज, जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेंसस है 2011 का, एंड फिर अब उसके 10 साल बाद फिर से सेंसस होगा, तो जब तक नया सेंसस नहीं होता है तब तक हम 2011 का सेंसस ही बार बार रेफर करेंगे, चाहे हमारी कोई भी पॉलिसीज हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो हम इस चीज़ को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, सेंसस ऑफ 2011। और मैंने उस वीडियो में जिसमें मैंने ट्रेंड डिस्कस किए थे, मैंने ये भी बताया था कि कोई सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो, कोई भी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो, सेंसस में जो दिख रहा हो, सेंसस की डेटा से जो हमें समझ आ रहा हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपसे बहुत जनरल सवाल पूछा है, जैसे कि सेंसस से सवाल बन सकते हैं। ओके, कि विच ऑफ द वन इज द मोस्ट पॉपुलस, द मोस्ट डेंस, ओके, ऐसे सवाल तो हमेशा आते ही रहते हैं। तो ये जो सवाल है इसका आंसर है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा था कि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, इसमें आपसे ये पूछा था कि इन चारों में से सबसे पॉपुलेटेड कौन सी है। सो गाइज, इसका आंसर मे बी आप इन स्टेट्स के साइज़ के हिसाब से लगा सकते थे, वो भी काफ़ी टफ है क्योंकि गोवा और सिक्किम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। सो दिस बिकम्स अ वेरी टफ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। सो गोवा जो है, इसकी पॉपुलेशन है 547,000, ओके, एंड मिज़ोरम की 196,000, उसके बाद 606,000 फॉर मेघालय, एंड सिक्किम इज़ 138K। ओके, तो ये हमारे डेटा है। तो मैंने सेंसस को आप देखिए, सेंसस को रेफ़र करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करो समरी वगैरह बना के, और साथ ही साथ आपको थोड़ा ज्योग्राफी का जो मैप वगैरह है वो भी पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो मेघालय है ना, इन सारी स्टेट से थोड़ा बड़ा ही है। देयरफॉर ये पॉसिबल आपका एक हिट एंड ट्रायल वाला आंसर हो सकता था, आप इसको गेस वर्क करके बहुत इंटेलिजेंटली मेघालय करेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। ओके, सो लेकिन फिर भी ये गेस ही रहेगा क्योंकि बहुत डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन था, अगेन वेरी डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। सो गाइज, इसके बाद के जो नेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू एंड टेक केयर।